बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये हैं इमरान हसन और ये है अमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त अपनी नजरें यकीनी तौर पे उस लाल संगे मरमर वाली इमारत पे पता नहीं लगाए बैठे होंगे या नहीं। आई मीन एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि जी बजट कैसा आ रहा है। बजट 2023-24 आने को है। पाकिस्तानी इस उम्मीद के साथ इस बजट को सुनना चाह रहे हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो, लेकिन टैक्सेस की मद में या अहदाफ की मद में सूरत हाल बहुत संगीन है। इसमें हमने डिटेल बात करनी है कि पाकिस्तानियों पे मजीद क्या प्रेशर्स आ रहे हैं और क्या गवर्नमेंट वाकई कुछ रिलीफ देगी या नहीं। ये हमारा इन डिटेल्स टॉपिक तो होगा, लेकिन उससे पहले कल की कुछ खबरें। कल बाग के अंदर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का ज़िमनी इंतखाब हुआ और नून लीग जीती न तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी जीत गई। बिल्कुल, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी इंटरेस्टिंग उस पे सिचुएशन में आई। एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाए। बाग आज़ाद कश्मीर की बात करें, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर जो है वो कामयाब हुए, जबकि नून लीग के मुश्ताक मिन्हास दूसरे नंबर पर है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया और नून लीग की हिना परवेज भट्ट बने। पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने वीडियो शेयर की और कहा कि पीपल्स पार्टी ने ठप्पे लगाने वाला काम कश्मीर में भी दिखा दिया। वो है ना, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। ये पीडीएम जमाते हैं ना, मेरे ख्याल से दोनों मिलकर हुकूमत कर रही है। ये हिना की जाती राय या पार्टी ओपिनियन है ये अभी? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अता तारड़ साहब ने अगर इस हवाले से कहा तो ये पार्टी की पॉलिसी ही होगी। बिल्कुल, उन्होंने भी वीडियो शेयर की और पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुन्नी ने भी इल्जामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जी मैंडेट का एहतराम किया जाए, धांधली के बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी की जीत पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को मुबारकबाद दी। बिलावल साहब ने भी ट्वीट किया और उसके साथ साथ, लेकिन इस सारी चीज में एक अच्छा एलिमेंट हम भूल जाएंगे ना, वो ये है कि जो मुश्ताक मिन्हास साहब हैं उन्होंने गले लगाया जाके ज़ियाउल कमर साहब को यस जीतने के ऊपर उन्होंने मुबारकबाद दी। सो दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर। दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली इन आवर पॉलिटिक्स, कि जो एक जीत जाए वो दूसरे की, जो एक हार जाए वो दूसरे की जीत की रिस्पेक्ट करे, ना कि हर हारने वाला हर बार हर जीतने वाले को कहे। तो ये बाकी लोग वीडियो शेयर कर करके धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं? अगर जो जीतने हारने वाले कैंडिडेट्स हैं वो आपस में इतना अच्छा जेस्चर दिखाए तो आएगा सर। मुझे लगता है जो कोहला पुल के उस तरफ स्ट्रेटजी है नून लीग की वो और है और इस तरफ और है। ये एक अच्छा जेस्चर है जो हमने कहा कि जरूर इस पे बात करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल दी कैंडिडेट्स जो हार गए हैं, उनको अगले इलेक्शन के लिए जो जीत गए हैं कि वो आवाम को सर्व करें। यहाँ पे ये भी बताएं आपको कि सरदार तनवीर इलियास साहब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब को जो कोर्ट है वहाँ की उसने नाअहल करार दिया था, उसके बाद ये इंतखाब हुआ है और ये उनकी छोड़ी हुई सीट थी। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे वंस अगेन यहाँ भी कुछ ना कुछ होता रहता है और जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि इस असेंबली की जो मुद्दत है वो करीब आ रही है। नई नई डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में भी हो रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में एक नई पार्टी क़याम पजीर हो चुकी है, मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। वी आर टॉकिंग अबाउट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इसमें भी IPP और EPP, लेकिन वो पाकिस्तान में आई से होगा। आई से होगा अगर उर्दू में लिखेंगे तो, अगर अदरवाइज लिखेंगे तो वो तब्दील हो जाएगा। खैर जी, वो पार्टी आ चुकी है जिस पार्टी का बहुत सारे लोगों को इंतजार था। इस्तेहकाम पार्टी कहती है कि वी आर बियॉन्ड अ पार्टी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। एक तो मुझे लोगो समझ नहीं आए, हाउ अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। खैर अच्छा, एक और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मेरे अखबार में मेरी नजरों के इंटरप्टिंग में चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आंखों के सामने कुछ तस्वीर हैं जिसमें जो साबिक तहरीक इंसाफ के अरकान है वो मुंह छुपाए बैठे हैं। करेंगी मतलब अब मेरी आंखों के सामने, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखें एक्सप्रेस में खबर, फवाद चौधरी साहब इज वाचिंग अस। एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब हमें भी वो देखते थे, हमें भी क्रिटिसाइज करते थे, हम भी उनको देख के परेशान हो रहे थे। हाँ, वो कभी कभी शो में आके भी जज्बाती हो जाते थे। लेकिन एनीवेज जी, हमें अक्सर फवाद साहब कहते थे ना आप पढ़ के आया करें, तो कल लगता है फवाद साहब पढ़ के नहीं गए, पेपर आउट हो गया, कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसको पढ़ के बड़े परेशान थे। हाँ, तो कल ये वाला मामला हुआ है जनाब। और कल बहुत उतरे हुए चेहरों के साथ कुछ अरकान बैठे हुए थे जो साबिक अरकान है तहरीक इंसाफ के और अब नए इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन गए। ऐसी हालत अक्सर पेपर शुरू करते हुए ना, मेरा पेपर पढ़ के ना सवालिया पर्चा जो है वो होती थी जब मुझे कुछ नहीं आता था कि मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे असर पे हाथ। अच्छा नहीं, मैंने तो कभी जिंदगी में फिर भी नहीं रखा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रही हूं जब ऐसा पर्चा आ गया सामने जिसका जवाब नहीं है उनके पास। चलिए कोई बात नहीं, बन गई है जी। और इसमें अलीम खान साहब हैं,
सरकर्दा रहनुमाओं की अगर बात करें, जहांगीर तरीन साहब हैं, बाकी हमें आमिर कियानी साहब नजर आए। इससे पहले अली जैदी वाज देयर ऑन इशाइया, जब इशाइया हुआ था परसों, उसमें अली जैदी भी थे। इमरान इस्माइल फॉर्मर गवर्नर, इमरान खान साहब के बचपन के दोस्त, और तब्दीली आई रे एक बड़ा मशहूर गाना था जिसको मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है, उसके गाने वाले वो भी कल इस गैदरिंग में शामिल थे। और देयर आर सो मेनी न्यू नेम्स। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी हैं। मुझे लगता है अब इस पार्टी को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिरदौस आपा भी हैं इसमें, पूरे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने इस पार्टी की शमूलियत इख्तियार की है, वहीं बहुत सारे लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, वो अभी भी उस स्टांस पे कायम है कि हम अभी सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। हमने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की चूंकि पिक्चर में सामने आ रही है, एग्जैक्टली मिस्टर मिसेस चीमा, और इसके अलावा भी दीगर कुछ लोग हैं। सो लेट्स होप जी ये नई पार्टी जो है पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो उभरती भी हमें नजर आ रही है, किस हद तक ये अवाम में पॉपुलर होगी, इनका जो मैंडेट है वो किस हद तक अवाम के है, इसका जो फैसला है वो तो आने वाले वक्त में वो वक्त करेगा, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है ऐसा लगता है। इस पे बात करते रहेंगे। चलें जी, हम अब बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की जानिब। एंड बड़ी खबर क्या है? एक तज्जिया है बजट 2023-24, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कैसे अवाम के लिए उसका क्या इंपैक्ट होगा, इन डिटेल जरा इसका इंट्रो भी आपको बताते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर के लिए। जी, आज का दिन जो है इंतहाई अहम है। हुकूमत अपना दूसरा वफाकी बजट पेश करने जा रही है। बजट का जो हुज्म है वो 13,800 अरब रुपए रहने का इम्कान है, और बजट का जो खसारा है वो 6,500 अरब रुपए से भी ज्यादा है। हुकूमत और वजीर खजाना मुल्क की मईशत को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि हमारी मईशत ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। जो खजाना है वो खाली है। गुज़िश्ता रोज इसहाक डार साहब ने इक्तिसादी जायजा सर्वे पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक साला कारकर्दगी और जो तबाह हाल मईशत है उसकी दास्तान बताई। हुकूमत जो मौजूदा माली साल का कोई भी हदफ हासिल करने में नाकाम रही है। आदाब तो दूर की बात है, मईशत भी इंतहाई नाजुक मोड़ पर दिखाई दे रही है, और इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जी मईशत का ग्राफ ऊपर जाते जाते नीचे चला गया। बिल्कुल, और मुसलसल आपको हम आगाह कर रहे हैं, GDP जो है, जो शरह नमू है हमारी 5% से कम होकर 0.29% है। मुझे लगता है सबसे कम है, हमारे माहिरीन कंफर्म करेंगे। पाकिस्तानियों की जो फीकस आमदनी है वो कम हो गई है। सनती शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, 3% तक श्रिंक हो गया है। दूसरी जानब जो बड़ी सनतें हैं तबाही के धाने पर हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स न होने के बराबर हैं। तामीराती शोबा शदीद नुकसान का शिकार है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDIs हैं उसकी सूरत हाल तो बताने के काबिल, तस्करे के काबिल भी नहीं है कि दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर के अंदर इस वक्त लोग क्यों इतना ट्रस्ट नहीं दिखा रहे कि हमारे FDIs इतने नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा डॉलर तगड़े से तगड़ा, रुपया वीक से वीक हो रहा है। महंगाई का जिन है कि मुसलसल ललकार रहा है और भयानक शक्ल हमें दिखा रहा है, देव बन चुका है आवाम के सामने। और आवाम इस वक्त भी उनको कोई किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद नहीं है मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन से। मुल्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई है वो ये कि गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हो गया है, और पहले ये 5.7 मिलियन थी। अमला हसन हंस रही है, इनको लगता है ये खबर सच है। गधों की तादाद में खबर अगर ये स्टैट्स पे ना भी आती तो आपको इर्द गिर्द से अंदाजा होता है। नजर आते ना गधे खड़े हुए, मतलब है ना तादाद बढ़ गई। आप क्या समझ रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ रही। 58 लाख हो गई है तादाद। अच्छा, चलिए गधों से निकल के आदादो शुमार जो एक गोरख धंधा है, और उस गोरख धंधे में हम फंस के रहे। आम आदमी का क्या ये नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल, वो सिर्फ आम आदमी जानना चाहता है कि बजट से उसकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है, जेब पर मजीद बोझ पड़ा है या उसे कुछ रिलीफ मिला है, महंगाई कम हुई है नहीं, आटा सस्ता हुआ है नहीं, सब्जियां फल खाने पीने की चीजें जो उनकी कीमतें हैं वो कम हुई हैं या नहीं, उनके बच्चों की तालीम और सेहत के लिए क्या किया गया है। मगर बदकिस्मती से हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आदादो शुमार के पीछे हकीकत में आम आदमी को सिर्फ एक कह लें धोखे में रखा जाता है। हालात हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल हो रहे हैं, और मयार जिंदगी जो है बद से बदतर होता चला जा रहा है। आज आपको पता है बजट के हवाले से बात करेंगे, और इक्तिसादी सर्वे को हालात के हवाले से अगर देखा जाए तो इंतहाई खतरनाक बता रहे हैं जो हालात अभी हमें नजर आ रहे हैं। मजीद क्या होगा जी, और ये बजट अवाम दोस्त हो नहीं होगा, वैसे तो ये टर्म ही हमें थोड़ी ऑफ करती है, अवाम दोस्त कभी भी बजट नहीं होता। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे पास आज चूंकि 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब बहुत जबरदस्त अंदाज में हमें इकॉनमी समझाते भी हैं, लोगों की समझ बूझ में भी आती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, एंड अ वेरी good morning. I hope you are doing well. Armila, thank you for having me. Yes, quite well. Life is good. Allah का शुक्र। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पाकिस्तान का एक और बड़ा नाम है, इकॉनमी को समझते हैं, और वंस अगेन हम रहनुमाई लेते रहते हैं डॉक्टर साहब से ऑफ एंड ऑन कि वो इस वक्त जो मुआशी हमारी गाड़ी है इसको कैसे देख रहे हैं, ऑन ट्रैक है। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद और सुबह खैर। आप भी ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इट्स अ बिग डे समहाउ। पाकिस्तान की मईशत हम कह रहे हैं वेंटिलेटर के अंदर है, आईसीयू के ऊपर है। मुझे लगता है कि अब शायद वो जो रिस्पांस होता है पेशेंट का वो भी आना बंद हो गया है। दो कि हम मायूसी की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और जो इकोनॉमिस्ट होता है उसके पास हमेशा कोई ना कोई एक वे ऑफ होप होता है जो कि वो लोगों को देता है। लेकिन स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर आबिद, आपसे अगर मैं पूछूं सबसे पहले तो ये जो ओवरऑल हमारे सामने एक शक्ल आ रही है 700 अरब के न्यू टैक्सेस एंड देन एक और बहुत ही एम्बिशियस टारगेट 9,200 का टैक्स कलेक्शन का, हाउ डू यू सी दिस डॉक्यूमेंट? आई मीन इसकी हेडलाइन आपको क्या बता रही है? देखिए इमरान, ये पीडीएम का दूसरा बजट तो है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना है कि ये मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट है और ये हुकूमतों के आखिरी बजट के बिल्कुल बरक्स है जो आ रहा होगा। 2018 वाला जो बजट था, छठा बजट पीएमएलएन का, हमने देखा उसमें बेतहाशा रिलीफ दिए गए, वो कि वो रियलिस्टिक नहीं थे, लिहाजा असद उमर साहब को वापस आते हुकूमत में आते ही उसको एक मिनी बजट देना पड़ा। इसी तरह से हर हुकूमत जो थी अपने आखिरी बजट में मैक्सिमम रिलीफ देती है ताकि इलेक्शन में वोटर्स को ल्योर कर सके। लेकिन आज वाला बजट उस तरीके से नहीं बन रहा होगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले जो बजट थे हुकूमतों के आखिरी, उसमें IMF का प्रोग्राम खत्म हो चुका होता था, जबकि हम अभी तक IMF प्रोग्राम में हैं। अब अगर तो हुकूमत जो है उसको ये ना पता हो कि शायद अक्टूबर में या नवंबर में वापस आके दोबारा से इन्हीं को IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू करने हैं, तो यकीनन पीडीएम हुकूमत एक बहुत लवी डवी सा हल्की डोरी बजट देने की कोशिश करती। लेकिन जो कुछ सियासी डेवलपमेंट्स रूनुमा हुई, जिसका अभी आपने अपने इंट्रो में भी तस्करा किया, तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि अब पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसके इलेक्शन जीतने के इम्कानात काफी मादूम हो चुके हैं मेजर लीडरशिप के जाने के बाद। तो जो भी अगला कोलिशन आएगा गवर्नमेंट का इलेक्शन के बाद, उसमें पीडीएम की मौजूदा पार्टीज किसी न किसी शक्ल में, सारी पार्टीज या चंद पार्टीज वहां पे होंगी, तो ये अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाह रहे कोई बहुत अनरियलिस्टिक बजट देख के कि कोई ऐसा बजट दे दें जिसकी वजह से IMF मुकम्मल तौर पे नाराज हो जाए, कल को फिर जाके IMF के साथ मुज़ाकरात का आगाज करना है, या इतने अनरियलिस्टिक नंबर दे दें जो कि फिर इन्हीं की हुकूमत को वापस आके अनडू करना पड़े। तो वो जो आपने बोला कि टैक्सेस की भरमार, तो वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि यकीनन आपको इसमें कुछ रिलीफ नजर आएगा, लेकिन वो रिलीफ इस तरह से होगा कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। जैसे पेट्रोल की कीमत कम हो जाए और गैस की कीमत 50% बढ़ जाए, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट, जो नेट इम्पैक्ट है वो सार्फिन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये एक रियलिस्टिक बजट होगा। जी, रियलिस्टिक बजट होगा, आपको ये लग रहा है। डॉक्टर खाकान, आपका इनिशियल इस पे टेक क्या है? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा इनिशियल टेक है कि हमें ये देखना है कि हम FY23 जो मालियाती साल क्लोज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और फिर वहां से हम FY24 को लेके चलते हैं। सो एक बात तो क्लियर है कि फ्लड्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे रहा है। कोई भी हुकूमत होती 30 अरब डॉलर का नुकसान किसी मुल्क ने भी उठाया हो, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो ज़राई मुल्क है एक बड़ा नुकसान था। नंबर 2, हमारे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, ये सब कुछ देखते हुए सो इट हैज बीन अ टफ ईयर। नंबर 3, हम एक IMF प्रोग्राम में थे, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, बट ये प्रोग्राम जो है बार बार डीरेल होता रहा, और हम कंसिस्टेंसी से जो हमारी हिस्ट्री रही है उसी तरह से ये प्रोग्राम चला नहीं सके। इसका इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा असर हुआ, बिकॉज डॉलर्स नहीं थे, तो हमने अपनी इकोनॉमी को बंद किए रखा, और नतीजा 2 वर्ड्स में हुआ जो हम जो हैं टेक्निकल बट आसान कर देते हैं, स्टैगफ्लेशन, यानी कि सिफर ग्रोथ इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन 30% की। ये है जो पिछला साल आपने क्लोज किया है, यानी कि इससे भी आप पिकअप करेंगे तो ये साल है। नाउ मेरा ख्याल है कि आम लोगों को भी समझ आ गया है कि कीमतें ज्यादा, नौकरियां नहीं मिली, रुपए की कदर वीक हुई। ये है तनाजुल जिसमें आप नया साल शुरू कर रहे हैं। अब जो नया साल शुरू कर रहे हैं वो अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट को मुख्तलिफ नहीं करेंगे
तो ऐसा ही होगा जैसा इस वक्त का साल है। हुकूमत के अपने आज़ादो शुमार देख लें, फिर उस पर बजट मेकिंग करते हैं। वो ये कह रही है कि जो शरह नमू है उसमें 3.5% की ग्रोथ होगी। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 3% के करीब है, तो यानी कि फीकस आमदन में कोई ज्यादा ग्रोथ होती दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत खुद कह रही है कि 21% इन्फ्लेशन होगी। ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये मतलब डिफिकल्ट फिगर्स हैं। सो मैं पॉइंट इस तरफ कर रहा हूं कि हम अगले साल भी मुश्किल फिगर्स के साथ नए साल की बुनियाद रख रहे हैं। अब जो अगला बजट है, डॉक्टर आबिद ठीक कह रहे हैं, इस हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई ऐसा एक्सपेंशनरी बजट दे दे जिसमें वो कहे कि मैं कोई 100 अरब की रिलीफ यहाँ पे, 50 अरब की यहाँ पे दे दूं, इसलिए कि बजट में गुंजाइश ही नहीं है कि आप ये काम कर सकें। और IMF की छतरी अभी भी जरूरी है। ये 3 माह नहीं गुजरने आपसे अगर 9th रिव्यू ना हुआ। मुझे तो बहुत ही तशवीश है। और आने वाली हुकूमत ने भी IMF को लेना है, और अगर यही हुकूमत हुई तो वो कहेंगे तब भी हमने आपको कहा था, आपने इन्हराफ किया बजट में। सो बजट जो है बड़ा सेंसिबल होना चाहिए। शायद उतना सेंसिबल ना हो बिकॉज जैसे डॉक्टर आबिद सही कह रहे थे, आखिरी बजट है, पर ये सोचें कि 1.5 महीना है, इसमें कोई भी रिलीफ आम आदमी तक पहुंचनी नहीं है। सो दिस इज ओवरऑल तनाजुल जहां पे खड़े हैं। डॉक्टर खक्कन, आपने खुद भी कहा कि IMF की छतरी इस वक्त हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, और अगर ये 9th रिव्यू ना हुआ तो फिर हमारी ऑब्वियसली इकोनॉमी तो सफ़र करेगी। फिर अगर यही हुकूमत आती है, जो भी सिनेरियो होता है, तो वो जो क्रेडिबिलिटी का मामला है या एक ट्रस्ट एलिमेंट है, उसको भी एक जो कह लें डेंट पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में। और उसके IMF के बगैर ये बजट आना, और आपने खुद भी कहा कि इसको बड़ा सेंसिबली केटर करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के पास कोई मार्जिन है ही नहीं इस हवाले से। हर चीज़ में जो हमारे टारगेट्स थे, जो कल भी इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं थे। हमारी हर चीज़ जो हमने टारगेट सेट किया था उससे कहीं पीछे थे। सो हाउ डू यू सी कि अब जो टारगेट्स रखे जाएंगे इस बजट के अंदर, क्या उनको अचीव करना हुकूमत के लिए आसान होगा? आपने 3-4 बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। लोग समझना चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम आखिर होता क्यों नहीं है। ट्रस्ट नहीं है दोनों पार्टीज में, रेसिपिएंट कंट्री पाकिस्तान और IMF। क्रेडिबिलिटी इसलिए वीक है कि आपने पेट्रोल पे सब्सिडी दी जब आप IMF प्रोग्राम में थे। आपने जो भी अब जाके मेजर्स लिए वो जनवरी में लिए, आपको नवंबर से पहले ले लेने चाहिए थे सो दैट यू कुड गेट इनटू एन IMF प्रोग्राम। रुपए के साथ आप लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, और ये मैं आई एम सॉरी 2 चीजों से पैशनेट मोहब्बत है पाकिस्तानियों को, एक रुपए की कदर और एक PIA की एयरप्लेन्स। इन दोनों को हम छोड़ने को तैयार नहीं है। पैशनेटली वी लव दीज टू। आई मीन चाहे PIA 90 अरब का नुकसान करे पर हम उसको बेचेंगे नहीं। एयर इंडिया हमने बेच दी, और हमने ये देखा कि यू नो दे आर बाइंग 425 न्यू एयरक्राफ्ट्स। इसी तरह रुपए की जो कदर है उससे, चूंकि हम जब भी वो वीकन होती है तो कोई भी हुकूमत हो, और मैं आप जाके बयान देख लीजिए तो वो यही कहती है कि रुपए को डिफेंड करना एक हमारा फोर्टे है। सो फिर हमने रुपए की कदर को रोकने की कोशिश की, IMF ने इसको भी नहीं सराहा। फिर हमने ये किया कि जो डॉलर फाइनेंसिंग थी वो शायद हम पूरी नहीं कर सके। सो बिल्कुल आपने ये दोनों अल्फाज सही यूज किए, इस वजह से है। तीसरी वजह ये है जो आप कह रही हैं कि हम अहदाफ जो हैं, जो भी एग्री करते हैं वो नहीं पूरे कर पाते। और इसमें पिछले साल के अहदाफ आप देखेंगे तो ऐसे ही हैं। अगले साल के अहदाफ मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मैं बहुत परेशान हूँ। पाकिस्तान हैज नेवर प्रेजेंटेड अ बजट व्हिच इज गोइंग टू प्रेजेंट टुनाइट एट 6 o'clock। माय गुडनेस। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपका भी टेक डेफिनेटली चाहूंगा। और ये जो हम एक तो आपने रियलिस्टिक की टर्म इस्तेमाल की, जो मेरे लिए थोड़ा सा बाइस इत्मीनान है। अगर आप जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि कम से कम ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंस्पायर्ड बजट नहीं है, तो अच्छा है, क्योंकि इस फिस्कल ईयर के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम अगर थोड़ा सा उस
एंगल से सोच रहे हैं, यानी कि अपने सियासी मफाद का नहीं सोच रहे, तो यही हमें चाहिए। लेकिन फर्दर इसमें जो टारगेट्स हैं इस पर भी हमें देखना होगा कि किस हद तक अचीवेबल। एक छोटी सी ब्रेक नहीं, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डॉक्टर आबिद के सामने यही नुक्ता रखते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इकोनॉमी के हवाले से बात करें और दोनों हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए हम डॉक्टर आबिद की जानिब जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक तो हम ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा उस एम्बिशियस अप्रोच की बात कर रहे थे जो हमारी इस वक्त ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ साथ मजबूरी भी है बैनुल अक़वामी इदारों के इत्मीनान के लिए। एक बात बड़ी सिंपल सी और सीधी सी है, आम आदमी के लिए हुकूमत के पास विंडोज़ कितनी हैं या क्या हैं कि उसको कुछ रिलीफ मिले। फिर वक्त तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके अगेंस्ट ही जा रहा है। इस पर ज़रा राय दीजिएगा। देखिए, अगर आप रियलिटीज देखेंगे, जब नंबर पेश होंगे तो आपको उसमें से फिलहाल तो क्वेश्चन नजर ही नहीं आ रहा होगा रिलीफ देने के लिए। रिलीफ जो है अब गोइंग फॉरवर्ड टारगेटेड सब्सिडीज की शक्ल में ही आपको हुकूमतों को देना होगा। वो जो नॉन टारगेटेड रिलीफ था उसका दौर अब लग चुका, और रिलीफ देने के लिए अपने जो अखराजात हैं उनको बड़ा एक मेजर उनमें रिवैम्पिंग करने की जरूरत होगी, जो कि जाहिर है कि अगले 1.5 माह में तो हुकूमत नहीं कर पाएगी इस टेन्योर में, लेकिन इलेक्शन के बाद जिस तरह का भी सेटअप बनता है तो आई होप कि उस वक्त उनके पास पहले 90 दिन होते हैं, पहले 100 दिन होते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी होगा कुछ सख्त किस्म के फैसले लेने के। उसके बाद फिर हुकूमतें जो होती हैं वो उस पॉपुलैरिटी वेव से पीछे हट जाती हैं जिन्होंने उसको इलेक्ट किया होता है, और उनको अपने बाकी डे टू डे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना शुरू कर देती हैं। तो जो भी हुकूमत जो है वो पहले 3-4 माह में कोई एक आध कदम उठाले, वही बाद में सस्टेन कर सकता है। अभी अगर हम रिलीफ की बात करेंगे तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि वो इसी तरह का रिलीफ होगा कि पेट्रोल की कीमत कम कर दो, गैस की कीमत बढ़ा दो, यहाँ पे किसी चीज़ पे ड्यूटी कम कर दो, या उधर से किसी चीज़ पे ड्यूटी ज़्यादा कर दो। तो ओवरऑल जो है बहुत इम्पोर्टेंट उसमें या बड़ा मेजर उसमें रिलीफ जो है वो नहीं मिल पाएगा। एक और जो चीज़ है कि सारे नंबर्स जो आज पेश हो रहे होंगे, मेरा ख्याल है कि ये मैक्सिमम 2-2.5 माह के बाद इररेलेवेंट हो जाएंगे। जो सूबे हैं पंजाब और केपी, उन्होंने अपने बजट देने हैं सिर्फ 120 दिन के लिए, चूंकि केयर टेकर हुकूमत 120 दिन से ज़्यादा बजट दे ही नहीं सकती है। तो इलेक्शन के बाद जब आपके 2 सूबों का बजट रिवाइज होता है तो आपके वफाकी बजट की ज़म्पशन बहुत सारी उनको तब्दील हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम है और वो हमारी सियासी सूरत हाल के लिहाज से है, चूँकि बजट के नंबर्स तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आते। सियासी सूरत हाल हम हमेशा कहते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बल्कि वो मुझे लगता है कि एक प्राइम उसका कंपोनेंट है। पाकिस्तान के अंदर एक तो वैसे ही नहीं है, दूसरा इस वक्त जो पिक्चर बन रही है, हम अगर इलेक्शन ईयर की भी बात कर लें, जिस तरह नई पार्टी वजूद में आ रही है, एक बड़ी पार्टी इलेक्शन में शायद हिस्सा ही उस तरह ना ले पाए या उस तरीके से उसका वोट बैंक ना आ पाए, और ऐसा लगता है कि अगर कोई वंस अगेन एक हंग पार्लियामेंट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, 2018 में भी होती रही, फिर अभी 2023 में भी हमें लग रहा है, तो वो ये भी एक फैक्टर होता है कि जब आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि हर पार्टी के अपने मफादात होते हैं, उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं। जैसे इस दफ़ा हमने तरक्याती बजट, कुछ प्रेशर हम हुकूमत पे रहा प्राइम मिनिस्टर साहब पे, कोलिशन जमातों का, उनको बढ़ाना पड़ा रिपोर्टेडली। तो आप शक्ल क्या देखते हैं इलेक्शन के बाद? अगर इलेक्शन हो जाता है तो आप कैसे देखते हैं आबिद साहब, डॉक्टर आबिद साहब? देखिए, इलेक्शन के बाद जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि जो मेजर अपोजिशन पार्टी है इस वक्त पीटीआई, उसमें जिस तरीके से शिकस्त हुई है, लीडर्स छोड़ के चले गए साना 9 मई के बाद, तो अब वो तो टफ टाइम देती नजर नहीं आ रही इलेक्शंस में। अगर वो टफ टाइम नहीं दे पाएगी तो इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि जो भी कोलिशन होगा, और ये कोलिशन गवर्नमेंट ही होगी, किसी के पास मेजॉरिटी तो आएगी नहीं, तो जिसके पास भी जो भी कोलिशन में होगा वो यही जमातें होंगी। नई जमात को तो अभी देखना है कि उसकी पजीराई किस तरह से होती है, लेकिन ये चीज़ तो तय है कि पीपल्स पार्टी या PMLN और इवन MQM भी किसी न किसी शक्ल में या हुकूमत में इनमें से कोई मौजूद होंगी। अब अगर ये जमातें हैं तो जो मेजर इशू आएगा उसमें वो है आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स, चूँकि इनके हेड ऑफिस कराची में है, जो मेजर वोटर है पीपल्स पार्टी के, MQM के, अगर वहाँ पे ले ऑफ होता है तो वो नाराज होते हैं। जो PMLN है उसका जो वोट बैंक है वो ताजर बरादरी है, मार्केट से,
अगर कोई इस तरह का कोई फ्लैट टैक्स आता है या कोई रोड टैक्स आता है जो कि उनको हिट करे तो PMLN का वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना जी, जिसमें किसी ना किसी को एतराज रहता है फैमिली के अफेयर्स के ऊपर। अच्छा डॉक्टर खाकान नजीब, आपकी जानिब भी इसी सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके रखेंगे। ऑब्वियसली ये हमने पास्ट में देखा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि जी वो फलानी हुकूमत थी, वो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई और हमारे लिए ये मसाइल हो गए। अब आइंदा चंद माह में वैसे तो नो आइडिया कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, अगर इलेक्शन हो जाता है, नई हुकूमत आती है, फिर उनके लिए मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस होंगे, ये हुकूमत है या कोई और है, और फिर वही बात वही राग के जी पिछली हुकूमत ने ये किया, अब हम मुश्किल में हैं। सो हाउ डू यू सी, वो मिनी बजट वाली टर्म्स आ जाती हैं, वहाँ पे नए मामला शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जिसका सवाल इमरान ने भी किया, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी जो हुकूमत में आती है इसको पूरे जो मैंडेट के साथ लाया जाए, फिर उसको प्रॉपर ड्यूरेशन कंप्लीट करने दी जाए ताकि जो तमाम तर सूरत हाल है वो कॉम्प्लिकेशन से बच सके। सो आई थिंक एक तो बात यह है कि हमें ये तो तय करना है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मुझे या इमरान को या आपको या आबिद भाई को कोई नहीं रोक रहा कि हम पॉलिटिक्स में ना जाएं, हम भी जा सकते हैं, बट चूंकि हम नहीं जा रहे और हम इनको वोट देने जा रहे हैं तो हमें इनसे ये जरूर अब पूछना शुरू करना चाहिए एज सिटीजनरी कि क्या आपने ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं इनको बेचना है कि नहीं बेचना है। कि आज 5 साल बाद जब आप मुझे कहीं दुनिया के हिस्से से इंटरव्यू कर रहे होंगे तो क्या मैं यही कहूंगा कि PIA का नुकसान उतना ही चल रहा है, रेलवे का खसारा उतना ही चल रहा है, या हम इनमें से कुछ को बेच चुके होंगे और एनर्जी सेक्टर बेहतर वर्क कर रहा होगा। सो एक तो ये है कि so let me say this, I don't say it because मेरी तीनों के साथ मैंने काम किया है और एक एफिलिएशन है। Every party that comes into power is not prepared to take office. I think ये सबसे बड़ा मुल्क का डिलेमा है, बिकॉज जब वो बाहर जाते हैं, ऑपोजिशन में जाते हैं, एक तो वो डिफिकल्टी में बहुत होते हैं। सो ये तो चलो ठीक है, जिस तरह इस पर जिन्होंने ये फैसला करना है उन्होंने भी तीनों के साथ काम किया ये भी बात आपकी ठीक है। अगेन ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये कहने दीजिए कि मैं अभी ब्रेक में देख रहा था, आज लग रहा है कि आप बजट ट्रांसमिशन के लिए यू आर स्पेशली वेयरिंग अ टाई, सो यू आर फॉर्मली ड्रेस्ड फॉर इट। ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट डॉक्टर खाकान। देयर इज अ सिग्नल इन इट, यू नो, ब्लू के साथ जो ब्लैक है और एक वाइट एक रे ऑफ होप भी है बीच में। तो खैर डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। आगे अगर हम बढ़े और आपने इसको जरा फर्दर एलेबोरेट हम करें, जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसकी जानिब तो हम देख ही रहे हैं कि वो हमारा कैसा है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया, बैरूनी दुनिया, आप चूँकि दोनों एक्सपर्ट्स हैं, आप इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जरीदे हैं उनको आप पढ़ते भी हैं, अखबारात को भी, बैनुल अक़वामी दुनिया कैसे देख रही है हमारे इस बजट डॉक्यूमेंट को? डॉक्टर खाकान, आपके अगर मैं पहले इस पर राय लूँ। आई थिंक देखिए, बैनुल अक़वामी दुनिया ने अब कहना शुरू कर दिया। आपको मैं 2-3 बयान आपको कोट करता हूँ। आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब मैंने सऊदी वजीर खजाना को बात करते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने टैक्सेस लगाए हैं, आप लोग भी लगाइए, फ्री मनीज का जो दौर है वो खत्म हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बार बार IMF के पास आप गए, IMF कह रही है कि आप हमारे अहदाफ में रह के बजट बनाएं, आप हमारे अहदाफ में रह के अपने रुपए की कदर को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें। इवन चाइनीज ने आपको ये कहा है कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं, सबको छोड़ दीजिए पर आप अपने घर को ठीक करें। सो आई थिंक इससे क्लियर सिग्नल नहीं हो सकता लोगों को कि पाकिस्तान को सब ये कह रहे हैं कि आप अपना घर ठीक करें। और मैंने हमेशा कहा है कि छोड़ दीजिए दुनिया बजट में क्या कह रही है। आप मुझे कभी भी इसमें 5 मिनट देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने इस बजट को पाकिस्तान के लिए बनाना हो तो वो क्या होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आबिद, योर टेक ऑन दिस। देखिए, बैनुल अक़वामी दुनिया में 2 तरह की दुनिया है। एक आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है और दूसरा आपके वो टाइम टेस्टेड लैंडर्स या एलाइज हैं जो कि जिनके तरफ पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में देखता है। चाइना है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। जाहिर है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसको अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। उनके ख्याल में पाकिस्तान एक जो कोट एंड कोट एक गिरती हुई मुईशत है। यहाँ पे कि जो अनसर्टेनिटीज और वॉलेटिलिटीज इतनी है कि वहाँ पे आपकी ट्रैवल एडवाइजरीज भी लगती हैं, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भेजना जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, वहाँ से डॉलर रिपेट्रिएट करना भी प्रॉब्लम है, उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है
वो भी मुस्तहकम नहीं वगैरह वगैरह, तो वो तो एक अपना लेंस है। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई, कतर, इस तरह के जो ममालिक हैं, पिछला पूरा साल उन्होंने वेट एंड सी में गुजारा, यही देखने में कि अच्छा कौन सी हुकूमत है जो कि कुछ अरसे के लिए रहेगी ताकि उसको ओब्लाइज किया जाए, ना कि किसी ऐसी हुकूमत को ओब्लाइज किया जाए जो कि चंद माह की मेहमान है। और चूंकि हमें पिछला पूरा साल ये समझ नहीं आ रही थी किसी को भी कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे, कितनी जल्दी हो जाएंगे और कौन हुकूमत बना पाएगा, तो वो उसने हमारे IMF के प्रोग्राम को भी इम्पैक्ट किया, उसने फाइनेंशियल रोल ओवर्स को भी इम्पैक्ट किया। अच्छा, ऑब्वियसली इस सारी डिस्ट्रैक्शन में जो अब एक थोड़ा सा जो उनको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि अब उनको सिम की कम से कम तयन होता चला जा रहा है कि अच्छा डायरेक्शन सेट हो रही है। डॉक्टर आबिद कयूम, हमें एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे और साथ साथ इन टेक्निकल टर्म्स के अलावा जो आवाम को रिलीफ की एक गुंजाइश नजर आनी चाहिए या नहीं, या नजर आ रही है, उस पर भी इन डिटेल बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बजट के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब, डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान, इन लास्ट 1 मिनट ज़रूर आपसे हम चाहेंगे कि आप आज के बजट के हवाले से, ऑब्वियसली पब्लिक की बड़ी नज़र होती है और वो उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, कुछ भी आप कहना चाहें कि किस तरह से ये जो बजट है इसको हमें टैकल करना है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आवाम को कुछ आप टिप्स देना चाहें। सो एनीथिंग यू वांट टू से इन दैट? देखिए, अगला साल भी मुश्किल है, सो अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो हमने हमेशा इमरान और अर्मिला के शो पे कहा है, उसको तब्दील कीजिए और बहुत ही कंजर्वेटिव होकर चलिए। दूसरा ये कि कुछ तनख्वाहें बढ़ेंगी, कुछ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ेगा, कुछ यूथ के लिए चीज़ें दिखाई देंगी, कुछ एग्रीकल्चर में दिखाई देंगी, कुछ SMEs को दिखाई देंगी। सो दैट्स द गुड न्यूज़। बट इन्फ्लेशन बढ़ी हुई रहेगी, जो प्रेशर्स हैं वो रहेंगे। उम्मीद ये करें कि अगर हुकूमत जो है रिस्पॉन्सिबल बजट दे, अपना खसारा कम करे, कुछ अपने एक्सपेंडिचर्स कम करे और जो बहुत बड़ी मराद दी हुई हैं उनको कुछ कम करे, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड फॉर अ बेटर टुमारो। और जो 100 मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनको कम करें। डॉक्टर साहब, लास्ट 1 मिनट, डॉक्टर आबिद कयूम, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बस इसको बहुत संजीदा मत लीजिएगा। अगला बजट जो मिनी बजट है इलेक्शन के बाद दोबारा आएगा, तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होगा। फिलहाल तो जो भी नंबर्स होंगे वो इसी तरह के होंगे कि एक खाना पूरी की जा सके और एक बजट दिया जा सके, तो इसको इसी तनाज़ुर में हमें देखना होगा। राइट। ये सबसे अच्छा कंक्लूजन था कि सीरियस नहीं लेना। हम भी फिर इसको प्रोग्राम की हद तक ही लेते हैं डॉक्टर आबिद। ठीक है, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज ज़रा ज़्यादा देर के लिए मौजूद रहे। डॉक्टर खाकान नजीब एंड डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी दोनों माशी अपनी अपनी राय दे रहे थे, अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहे थे। महंगाई में इजाफा मुतवक्के है, न्यू टैक्सेस इम्पोज होने जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या इकदाम करती है, किन नए शोबों को टैप करती है, जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट शो पे इस पे हमने देखना है। और स्टेबिलिटी, एक अच्छा आउटलुक, जिसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़े इन्वेस्टर का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या करती है, और ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, लेट मी से दैट, इसमें सारे जो कंपोनेंट हैं स्टेट के, उनको मिलकर किरदार अदा करना है कि एक अच्छी शक्ल नजर आए पाकिस्तान की, और जो बाहर से लोग हैं वो ट्रस्ट करें इसके ऊपर एंड इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, एंड देन इट्स होल एक पूरा सर्कल है। इस पर हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद आपसे इसी हवाले से या मजीद कुछ मौज़ूआत पर बात करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज आपको पता है फ्राइडे और फ्राइडे इज फ्लैग्स डे। बिल्कुल, तो आज के सेगमेंट फ्लैग्स में इटालियन जी नेशनल डे के हवाले से इस्लामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम हुआ जिसमें मुख्तलिफ एम्बेसडर्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इस तकरीब में क्या हुआ, सना हुमायूं बता रही हैं इस हवाले से आज के सेगमेंट फ्लैग्स में।
और अस्सलाम वालेकुम। आपको फ्लैक्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज की ये खूबसूरत और रंगारंग तकरीब सजाई गई है इटालियन एम्बेसी की जानिब से। फेस्टा डेला रिपब्लिका इटालियाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल ओकेजन। इटालियन एम्बेसी ने सजाया है ये खूबसूरत इवेंट अपने नेशनल डे के मौके पर। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज इस तकरीब में क्या क्या होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्गेरियन एम्बेसडर के साथ और हमेशा खुशी होती है इनसे मिलकर। योर एक्सीलेंसी, इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर। जनाब सफीर, जब आप पाकिस्तान आई थी उस वक्त मैंने आपका इंटरव्यू किया था। आप कैसी हैं? पाकिस्तान, सो हाउ हैव यू बीन? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत शुक्रिया, आपको भी देखकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। गुज़श्ता 2 सालों से मैं पाकिस्तान में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। And working in Pakistan very much for the last 2 years. Okay, Your Excellency, it's a beautiful day. जनाब सफीर, आज का दिन इटली के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम सब आज इनकी खुशियों में यहाँ शरीक हुए हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? I would like to congratulate our यूरोपीय यूनियन में होने के नाते मैं अपने तमाम इटालियन दोस्तों और कोलीग्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि ये कौम अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखे। मैं इटली के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बल्गारिया पूरी दुनिया के सामने आपका एक बेहतरीन दोस्त है। within the European Union and worldwide. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, for your time and beautiful comments. Enjoy your evening. The same to you. Thank you very much. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटालियन रेजिडेंट के साथ जो पाकिस्तान स्पेशली इस खूबसूरत दिन को मनाने आए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज ये पाकिस्तान में अपना नेशनल डे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लूका, वेलकम टू पाकिस्तान। Nice to see you. Thank you so much. And very much इस congratulations, खूबसूरत दिन की आपको और तमाम इटालियन दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। brothers in Italy. We are very glad to be, the first. हमें बहुत खुशी है कि इटली पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को होस्ट करने वाला मुल्क है। इटली के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत देखकर मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। To host so many Pakistani in our country. So, Luca, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान किस वजह से आई हैं और यहाँ आकर आपको हमारा मुल्क कैसा लगा? country. We collaborate with an association. हमने यहाँ विमेन एसोसिएशन के साथ इश्तराक कर रखा है। हम यहाँ ऐसी खवातीन तलाश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इतालवी जुबान सिखा सकें। जो लोग भी पाकिस्तान से इटली जाना चाहते हैं, हम उन्हें इटली और इटली के लोगों के बारे में आगाही फराहम करते हैं। So, Luca, this is a beautiful आप अपनी day. आज़ादी के दिन पाकिस्तान में हैं। मैं चाहती हूँ कि इटली के लोगों के लिए आप अपने तासुरात पर मबनी कोई पैगाम दें। Sisters who are watching you in Italy. मैंने दुनिया में कई मुल्कों का दौरा किया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और यहाँ पर होने वाली मेहमान नवाजी मैंने दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी। इस बात पर मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इटली के लिए इतना प्यार मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखा। Thank you very much, Luca. Enjoy your evening. Shukriya, thank you to you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूके के एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मिस्टर एंड्रयू। योर एक्सीलेंसी, इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू एंड मीट यू। जनाब सफीर, मैं आपको पाकिस्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान और यहाँ के लोग कैसे लगे? पाकिस्तानी पीपल। मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं पिछले साल जुलाई के महीने में यहाँ आया था जब आम का सीजन उरूज पर था। आपको यहाँ का मौसम कैसा लगा? इस साल तो मौसम बहुत अजीब है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि पिछले साल की तरह सैलाबी बारिशें दोबारा न हों। जनाब सफीर, आज का दिन इटली के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आज के दिन की मुनासिबत से आप इतालवी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
बेशक बर्तानिया ने यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कह दिया है, लेकिन हमने यूरोप को छोड़ा नहीं है। अतालवी लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं और आज मैं इसका इजहार करने यहाँ आया हूँ। जनाब सफीर, क्या हम उम्मीद रखें कि बरतानवी सिफारत खाना भी यहाँ ऐसी कोई तकरीबात होस्ट करने वाला है? जी बिल्कुल, हमारे नए किंग चार्ल्स की सालगिरह नवंबर में आ रही है। आप इस तरह की तकरीब जल्द हमारी तरफ से भी देखेंगे। We'll be looking forward to have a wonderful celebration with you and with our brothers and sisters, and enjoy your evening. Thank you very much indeed. और आज के इस इवेंट में आए हुए यूएन के मेहमान हमारे जो अपने इटालियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को विश करना चाहते हैं। योर एक्सीलेंसी, जनाब सफीर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगे? Towards this beautiful day. Well, the day is very beautiful and we are very grateful to the आज का दिन बहुत खूबसूरत है। हम इस्लामाबाद में अतालवी सिफारत खाने के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज इस अहम दिन के मौका पर हमें इनवाइट किया। यहाँ आए तमाम मेहमानों को देखकर बहुत खुशी हुई। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत जरूरी हैं। entities around Islamabad, so we are very grateful. इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटालियन एम्बेसडर अंद्रियास फेरारेज़ी के साथ, द मैन ऑफ द इवनिंग। जनाब सफीर, इटली के कौमी दिन के मौके पर ये खूबसूरत और रंगारंग शाम सजाने पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। Thank you very much. बहुत शुक्रिया। मैं सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। इस तकरीब में पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की है। अपनी खुशियों के साथ साथ इस तकरीब का मकसद इटली और पाकिस्तान के माबैन मुस्तकबिल की शराकत दारी के बारे में डिस्कस करना भी था। इससे दोनों मुल्कों की दोस्ती और मजबूत होगी। मैंने देखा है कि लोग बहुत खुश थे, खाना बहुत मजे का था और म्यूजिकल परफॉर्मेंस के बारे में तो क्या ही कहना। जो लोग इस वक्त इटली से आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? Well, in Pakistan, Italians feel at home. I can guarantee that. और योर एक्सीलेंसी, दोनों मुल्कों के माबैन सकाफती और सिफारती ताल्लुकात में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? and how the bilateral relationships between both countries are. Well, we are waiting for about 5,000. पाकिस्तान से बहुत जल्द 5,000 तलबा इटली जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ये सब इटली में पाकिस्तान के सफीर होंगे और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके वहां से वापस आएंगे तो अतालवी सकाफत की कुछ चीजें यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ बहुत जल्द हमारा नया सिफारत खाना खुलने वाला है। मेरा वादा है कि मैं आपको इसकी इफ्तिताही तकरीब में जरूर मदद करूँगा। Thank you very much, Your Excellency. Enjoy your evening. Thanks for being with us. I wait till the next 2nd of June. Definitely. Thank you. Pleasure. आज की इस रंगारंग तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत करके आज की इस इटालियन एम्बेसी की नेशनल डे की सेलिब्रेशन को और भी दोबाला कर दिया। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब आपको दिखाते हैं हमारा खास तौर पे आज के दिन के हवाले से तैयार किया गया सेगमेंट तड़के तड़के। चूँकि बजट आने वाला है तो आज जी हम जा रहे हैं तड़के तड़के में आपको लेके पालतू जानवरों की जो सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर के अंदर, और इनके बजट से रिलेटेड मसाइल क्या हैं, बजट कैसे रोल प्ले कर सकता है, इसको बेहतर करने के लिए आज के तड़के तड़के में बात हो रही है। आपको दिखाते हैं आज के सेगमेंट।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर भट्ट और मैं सुबह सुबह तड़के तड़के आया हूं लाहौर की सबसे बड़ी पालतू जानवरों की मार्केट में। जो फैमिलीज पेट लवर्स हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है भैया? बिल्ली है। कैट है? दिखाओ जरा। वाह, इसका क्या करने आए हो भाई? कुछ नहीं, यहाँ से इसका सामान वगैरह लेना है। तो ये अपना सामान खुद पसंद करती है? नहीं नहीं, इसके लिए चीज़ें वगैरह लेनी थी। पेट फूड जो होता है इसका। कैट फूड महंगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से बहुत महंगी हो गई हैं। जो बड़े बड़े इनके जो पैकेट्स होते हैं उन पर काफ़ी 1000 2,000 कीमतें बढ़ी हैं। क्या खरीदा आपने? ये प्लम पैरेट। आजकल जैसे महंगाई बड़ी हो गई है तो ये शौक को अफोर्ड करने के लिए आप कहाँ से कुर्बानी देते हैं बजट के अंदर से? कहते कपड़े नहीं लेके तो मुझे ये लेके। पॉकेट मनी से भी? हाँ, बिल्कुल। सौदियों से भी फटी लालंदा होएगा। आप पहले पेट लवर हुए तो आपको देख के मम आपकी बात नहीं हो गई, ऐसा ही है? यही है जी, घर में बच्चों का रूल होता है, जिस तरफ बच्चे जाते हैं उस तरफ माँ बाप जाते हैं। इसकी फीड भी महंगी होती जा रही है, दाना भी महंगा होता जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? बस अपनी सैलरी में से निकाल के। अच्छा, आप अपने शौक को कमर्शियलाइज करने का इरादा रखते हो मुस्तकबिल में? नहीं, मैंने कभी नहीं। सेल करने वाला नहीं सिस्टम। आपने इनको बच्चों की तरह मैंने ट्रीट किया। ये जी बिल्कुल, इन्होंने इनको अडॉप्ट किया हुआ है दूसरे अल्फाज में। बिल्कुल ऐसा ही है। तोते बेचे जा रहे हैं जी। कितने का होता है ये पेड़? ये पेड़ मिल जाएगा आपको 10,000 का, 5,000 का एक पीस। इनकी फीड वगैरह क्या होती है? फीड इनको घर की चीज़ें डालनी पड़ती हैं, रोटी से अमरूद, हरी मिर्चें, फल वगैरह। अच्छा, जब से ये महंगाई की लहर आई है लोग खरीद रहे हैं ये शौकिया जानवर? हाँ जी, जिनको शौक है वो लेके जाते हैं। आप कितने अर्से से बेच रहे हैं ये? मुझे 30-35 साल हो गए। नहीं जी, इनका कहना है कि ये 35 ईयर्स से बर्ड्स का काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन महंगाई के बावजूद लोगों के दिल अभी जिंदा हैं, लोग अपने शौक पर भी स्पेंड कर रहे हैं। ये कौन सी कैट है भैया? ये पर्शियन कैट है। यहाँ पर क्यों लाए थे इसको? यहाँ पे इसको सेल करने आए हैं क्योंकि इस तरह की हमारे पास काफ़ी है ना। जब इतनी महंगाई हुई है तो कैट फूड महंगी हुई है? जी हाँ। तो फिर आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? वो बस इनके लिए तो करना पड़ता है, जब शौक रखना है तो ज़रूरत तो पूरी करनी पड़नी है। कोई बात नहीं, कैट फूड महंगी हुई है, कोई बात नहीं, आप अपनी कमाई में इजाफा करो, इनकी खुराक में कमी नहीं करनी। दाना पाकिस्तानी बिक रहा है आजकल के ज़्यादा बाहर से आता है? पाकिस्तानी भी है, बाहर से भी आता है। कंगनियाँ बाहर से आती हैं, बाजरा वगैरह यहाँ से आता है। इसकी कीमत की क्या पोजीशन है? बढ़ी है कीमत? हर चीज़ की बढ़ी है। पैसे में ताकत कम होती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, बेशक लोकल हो बेशक इम्पोर्टेड, दोनों की कीमत बढ़ती है। अच्छा, दाना महंगा होने के बाद लोगों का रुझान कम हुआ है कि लोग उसी तरह खरीद रहे हैं? नहीं, दाना बिकना ही बंद हो गया, आधा रह गया है, अब दाना कम बिकता है। दिस इज़ अलार्मिंग, यानी जानवरों की क्वांटिटी उतनी है लेकिन उनकी न्यूट्रिशन, उनकी खुराक कम हो गई है। क्या करने आई हैं आप यहाँ पर? मैं बतख के बच्चे ढूंढने आई हूँ। बतख के बच्चे ढूंढने आई हैं? आपके पास घर पे और भी बतखें हैं? नहीं, हम वैसे तो यहाँ पे अपने मुर्गे के लिए मुर्गी लेने आए हैं, लेकिन मुझे बतख के बच्चे भी चाहिए। बतख कौन सी आपको चाहिए? मैं आपको बतख खरीद के देता हूँ, मुझे मेरा वाकफ है बतख वाला। एक बतख है वो म्याऊं म्याऊं करती है उधर, वो ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हो भाई? ये सर जी ड्राई कर रहे हैं, नहाने के बाद ड्राई किया जाता है इसको। गर्मी के मौसम में बिल्ली को नहला के लाया है, बाकियों को भी नहलाया आप? जी नहलाया बाकियों को। इनको डेली नहलाना पड़ता है? डेली नहलाना पड़ता, डेली से नहीं, जब ये गंदे हो जाते हैं ना, मतलब कि इनके ऊपर जब मिट्टी वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर इसको नहलाना पड़ता है। बिल्ली के शौकीन पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत फैमिलीज हैं। बिल्कुल है, आमतौर पर बिल्लियाँ पालती हैं जी। लेकिन बिल्ली पालने वालों के लिए एक बात ज़रा गौर से सुन लें आप, बिल्ली से ज़्यादा एलर्जिक जानवर दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल ज़रूर पाले लेकिन इसकी सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। ये जो आप घर में अक्सर ना नहला देते हैं, वो जो जिससे आप नहाते हैं उसी से शैम्पू से इनको नहला देते हैं, उनसे नहीं नहलाना चाहिए, जुएँ पड़ जाती हैं, उससे वो केमिकल और होता है, ये इसका केमिकल और है। जो इसके लिए स्पेसिफिक है, आपने पेट को उसी से नहलाना? उसी से नहलाते हैं हम।
कि बच्चों ने इनको गोदी में उठाना होता है, ये बात आपने फेंकनी नहीं है, ब्रेन में रखनी है। बिल्कुल है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये तोता खरीदा जी आपने? हम इसे सेल करने आए हैं। तो क्यों सेल कर रहे हैं? नन्ही सी जान को, इतना प्यारा स्वीट। अब इसकी फीड है, सारा कुछ इतना महंगा है तो फिर इसलिए अफोर्ड नहीं हो रहा। ये इन्होंने अपने शौक से एक पैरेट रखा हुआ है, लेकिन फीड महंगी होने की वजह से अब वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो उसको सेल करने जा रहे हैं। ओए एक मिनट, ओ भैया तुम अभी तक इधर ही फिर रहे हो, बिल्ली विकी नहीं हमारी? नहीं, ये सेल ही नहीं हो रही। ये हो गया, तेरे को मसला तो नहीं है कोई? पेंट नहीं हुई? पेंट क्यों, प्योर वाइट है। आपके पास बिल्ली के कागज पूरे हैं? जब बिल्ली पूरी है, सही सलामत है, बिल्ली के सारे कागज भी पूरे ही होनी। हमारे पास यार बिल्ली तो बिक जानी चाहिए। ये जरा सल ना बिल्ला है तो... अच्छा, इसीलिए नहीं बिक रहा। लो जी, बिल्ली के ना बिकने की वजह ये है कि ये बिल्ली है ही नहीं, ये बिल्ला है। तो ये था आज का तड़के तड़के पेट लवर स्पेशल। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डाला है। जहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाते थे लोग, वहाँ पर 1 वक्त की खाने पर मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जिंदा दिल शहरी अपने शौक़ पर भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ठीक है ना, अब डेली हो रहा है ये प्रोग्राम में आगे बढ़े। इससे साबित होता है कि वीकेंड आना चाहिए। वीकेंड आ गया, जरूरी है ब्रेक। जरूरी है ब्रेक। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात हम कराते हैं। आज भी हमारे साथ एक बड़े टैलेंटेड फिल्म मेकर मौजूद है, पाकिस्तानी फिल्मसाज एहसन मिन्हाज की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा एजाज़ अपने नाम किया है। एहसन के हवाले से आपको बताएं तो बाहर से भी पढ़े हैं, फिल्म्स के हवाले से काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका। इनकी ये जो अरेबिक शॉर्ट फिल्म है सुकून, एडिक्शन ऑफ साइलेंस, इसके इस वक्त दुनिया भर में चर्चे हैं। और रिसेंटली इन्होंने सऊदी अरब से इस मूवी ने अवार्ड हासिल किया, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड पहले भी शोहरत के झंडे गाड़ चुकी है। बिल्कुल, और इसके हवाले से एहसन मिन्हाज की जो फिल्म है अमेरिका टर्की में अवार्ड्स में कई एजाज अपने नाम कर चुकी है। उसके साथ साथ इस शॉर्ट फिल्म को लॉस एंजलिस के अंदर भी होने वाला जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए मुंतखब किया गया है, और ये नवंबर में इसको नॉमिनेट किया। और अगर थोड़ी सी इसकी स्टोरी की बात करें तो ये एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो शकूक व शुबहात और दिल टूटने के तजर्बे से गुजरता है। ये फिल्म जैसा कि अमला ने बताया अमेरिका और टर्की के अंदर अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी है, और लॉस एंजलिस में भी होने वाले जो बॉलीवुड बुलेवर्ड फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए हॉलीवुड बॉलीवुड उसके लिए भी इसको मुंतखब किया गया। बाकी बातें हम एहसन से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले एहसन से हम बात करें, क्यों ना हम एक क्लिप हम इस फिल्म का दिखाएं, मूवी का कुछ टीजर आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम एहसन से मजीद इस मूवी के हवाले से मोहब्बत, शुकूक व शुबहात और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस। एहसन इज लाइव विद अस। एहसन, ये आपके बारे में नहीं था, या आपकी उस स्टोरी के बारे में था जिसकी हम बात करें। आप कैसे हैं एहसन? ठीक है, थैंक यू वेरी मच एहसन कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपनी इस मूवी के हवाले से हमें बताएं। हमने एक छोटा सा टीजर अपने देखने वालों को दिखाया है, लेकिन हम चाहेंगे कि मूवी की कहानी थोड़ी बहुत जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, और उसके साथ साथ इस मूवी ने जहाँ जहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, आपकी मूवी को रिप्रेजेंट किया है, टेल अस अबाउट दैट एज वेल। पहले तो I mean, it's very surprising कि क्या कहते हैं the way the film has been received. We already had won a couple of awards. हम कुछ awards जीत चुके थे LA में for best original screenplay, for best director, and also फिर Turkey में best foreign short. वहाँ से we clean sweep the category, और फिर उसके बाद team selection भी हुई है इसकी। अभी 4 और सिलेक्शंस वेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और फिर उसके बाद हॉलीवुड बुलेवार्ड फिल्म फेस्टिवल नवंबर में वहाँ पे शोकेस होगी। सो ये सब कुछ सऊदी फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग से पहले ही हो गया था, एंड राइट आफ्टर दैट यू नो जस्ट गॉट पिक्ड अप, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ मैंने साइन भी कर लिया इसको अब। सो मे बी आप इसको शायद अब फ्यूचर में नेटफ्लिक्स पे भी देखेंगे। और यानी आगे वही बात है, काफी प्लान्स है मेरे इस फिल्म के साथ, बट डेफिनेटली माशाल्लाह it's a proud moment for Pakistan, Saudi Arabia to have their film
be represented like this. और फिर ऐसा फिल्म के अंदर क्या है इसका स्क्रीन प्ले इतना कोई डिफरेंट है? स्टोरी के अंदर वो कैच है जो कि सऊदी फिल्म फेस्टिवल के शुरका को इतनी अपील की है, इसमें बेसिकली कैच क्या है, या कहते हैं ना यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है इसका? Basically, I think मैंने जो because this was my first Arabic short film, like ये मैंने क्या कहते हैं पहले कभी कोई Arabic फिल्म नहीं बनाई centric इस लैंग्वेज पे, लेकिन मैंने I think जो मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि पहले तो स्टोरी यूनिवर्सल है, हर क्रिएटिव की लाइफ में हर क्रिएटिव जो है वो सुकून ढूंढ रहा है, वो एक और उसके लाइफ में हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में एक मुश्किलात होती हैं जो कि उसे गुजरना होता है अपने डेस्टिनेशन, अपनी जगह पे पहुंचने के लिए, अपनी आर्ट को वहां पे देखने के लिए जहाँ पे वो देखना चाहते हैं, तो एक सैक्रिफाइस होती है। वो सैक्रिफाइसेस हमारी हर जिंदगी में, हर आर्टिस्ट की जिंदगी में एक कोई लिखी हुई होती है, और इस आर्टिस्ट की, इस कैरेक्टर की जिंदगी में ये मुश्किलात उसकी फैमिली में उसके स्पाउस के साथ थे, और ये हम सारों ने कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज में, कभी माँ बाप होते हैं, कभी कोई होता है, हमें उस तरह शायद आसानी से समझा नहीं जाता, और ये मेरा एक एग्जीक्यूशन था कि ऐसी यूनिवर्सल स्टोरी को, एक आर्टिस्ट की स्टोरी को, एक पेंटर की स्टोरी को लाया जाए सऊदी मेन स्ट्रीम में, जो यहाँ पे भी होता है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, और फिर उसके बाद उसमें हॉलीवुड एलिमेंट्स लाए जाए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग और वहाँ के प्रोसेसेस और वहाँ का प्रोडक्शन स्टाइल और वहाँ से जो काम किया हुआ था सारा को, उन चीज़ों को मर्ज किया जाए एक इंटरनेशनल अपील के साथ में। सही, तो सऊदियों के लिए राइट नाउ इंटरनेशनल अपील, इंटरनेशनल रीच, सो बेसिकली आपको टारगेट जो ऑडियंस है उसका पता था कि व्हाट दैट ऑडियंस वांट्स एक्चुअली, और सेकेंडली प्रोडक्शन वाइज अगर चीजें अच्छी हो, उसकी स्क्रीन प्ले हो, उसकी टेक्निकलिटीज हो, तो ये भी बताइएगा। आपने खुद कहा कि आपका ज्यादातर एक्सपीरियंस जो है वो हॉलीवुड का है, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी वाइज या दीगर चीज़ों को जो बारीकियां हैं उसमें हॉलीवुड बहुत आगे है। सो हाउ डू यू सी कि आपने इस मूवी के अंदर जो कुछ अपने हॉलीवुड के एक्सपीरियंस से सीखा उसको किस तरह से यूटिलाइज किया? आई थिंक वही बात है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल फिल्म प्रोडक्शंस में आपको काम करने का मौका मिलता है। न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से बेसिकली मैंने अपनी पढ़ाई की थी फिल्म प्रोडक्शन में, और आई वाज इन न्यूयॉर्क फॉर गुड इनफ टाइम, तकरीबन एक अच्छा वक्त गुजारा, बहुत ज़्यादा लोगों से मिला, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन आप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंसान सीख के फिर उसके बाद वो चीज़ें अपने साथ लेकर जाता है जब वो वापस यहाँ पाकिस्तान आता है, वापस जहाँ जाता है जहाँ पे वो होता है, और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, तो मैंने वो प्रोसेस सारे, एक राइटिंग प्रोसेस, पोस्ट प्रोडक्शन का, शूटिंग स्टाइल, डायरेक्शन का, एक स्टोरी को देखने का जो तरीका होता है वो आपका काफी फर्क हो जाता है। बिल्कुल मैंने वो तरीका अपना जो है, फिर क्योंकि मैं यहाँ पे 8 साल की उम्र से सऊदीया में हूँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं इधर, तो मैं यहाँ का कल्चर जानता हूँ, यहाँ की मैं बाउंड्रीज जानता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का जो विजन 2030 वो कहाँ जा रहा है। मैं वही आपने जिक्र कर दिया आपने विजन 2030 का, सऊदीया में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, सो क्या हम कहें कि आने वाले वक्त में एक बड़ी मार्केट इमर्ज कर रही है फिल्म्स के लिए सऊदी अरब में? मैं समझता हूँ कि अभी तो किसी को अंदाजा ही नहीं है कि ये मार्केट कितनी बड़ी हो रही है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आई हैव बीन लकी इनफ कि यहाँ पे बीइंग इन द फोरफ्रंट, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एंड काइंड ऑफ गिविंग दैट ट्रस्ट यहाँ पे कम्युनिटी, जो यहाँ के बड़े फिल्म मेकर्स हैं और जो हॉलीवुड के भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, टू शो देम कि पाकिस्तानी भी इस प्लेटफॉर्म पे एक सीट रखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी डिस्कशंस पे एक सीट रखते हैं। इट्स काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन कि आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो इतना क्रिएटिव, आई मीन आप लोग हमारा फेस बन रहे हैं पाकिस्तान का, जो कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारी शॉर्ट फिल्म्स दुनिया भर में देखी जाती हैं, कांस तक पहुंच जाती हैं, ऑस्कर्स तक पहुंच जाती हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज, उनको पसंद किया जाता है, बट हमारी कमर्शियल फिल्म वैसा नहीं कर सकती है दुनिया भर के अंदर, एक्सेप्ट 1 और 2, जैसे रिसेंटली मौला जट थी, हमारी फिल्म इंटरनेशनल मार्केट को हिट ही नहीं कर पाती। तो यू बीइंग फिल्म मेकर, यू बीइंग अ फिल्म व्यूअर, आप इस एलिमेंट को कैसे देखते हैं? ये एस्पेक्ट क्यों है कमर्शियल फिल्म का? पहले तो ये कि वही बात है, I mean what Bilal Ashari has done with Mawla Jat, you know, that was a moment for us. I mean मैं सऊदीया में था उस टाइम, और यहाँ पे सिनेमा में स्क्रीन्स हो रही थी, और मैं अपने सारे सऊदी और गोरे दोस्तों को, मैंने जो मेरे कुछ फिल्म पीयर्स भी थे जो यहाँ पे भी फिल्म मेकर्स हैं, मैंने उनको कहा मेरे साथ चलो,
स्क्रीन सिनेमा में जा रहे हैं, पाकिस्तान की फिल्म लगी हुई है, अच्छा, एंड दे वर थॉरली इम्प्रेस्ड। एंड वहाँ पे फिर मुझे समझ आई कि जब मैंने फिल्म देखी, आई वाज लाइक कि यहाँ पे आई थिंक ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि टेक्निकल जो एक प्रोसेस है आपका, जो एक रिक्वायरमेंट है कि आपने बड़ी स्क्रीन में लगना कैसे है और आपने मैसेज को अपील कैसे करना है फ्रॉम ए सिनेमा स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टच हो गया हमारा मौला जट के साथ। जबरदस्त। अच्छा, चूंकि ऐसे न हमारे पास वक्त कम है, हम चाहेंगे इन द एंड बिल्कुल 30 सेकंड्स के अंदर कुछ भी कहना चाहें, और पाकिस्तान में मूवी हमें कब तक देखने को मिलेगी, ये भी आप कुछ कहना चाहें। मैं अभी क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल अपने राउंड के लिए पाकिस्तान आ रहा हूँ एंड मतलब ये है कि मेरे लिए बस यही है, पाकिस्तान में इस तरह के कोई ना कोई भी प्लेटफॉर्म्स अगर अप्रोच करते हैं एंड वांट टू शोकेस इन स्क्रीन पाकिस्तान, वी फील सो प्राउड। एहसन, आप से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, यू सो यंग माशाल्लाह, इट्स वे टू गो। आप से और आई होप कि बात होती रहेगी नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ, बहुत ही अच्छा आप करें इंशाल्लाह। मे बी रेड सी 2023 All the best, all the best. Thank you very much. आप सुकून एडिक्शन ऑफ साइलेंस हम बात करेंगे, इनकी जो फिल्म है पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसने, उसका हमने जिक्र किया। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक अपडेट आ रही है हमारे पास, शेयर करना जरूरी है। आगाह करते रहें कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और आपको पता है फ्राइडे को हम आपको कारवां सराय के हवाले से बताते हैं, जो कि मुस्तंसर हुसैन तार साहब का शो है और वो संडे की रात 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे आता है। इस एपिसोड में भी सादिकैन साहब के हवाले से बात हो रही है, इसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। कहा था कि आप सादिकैन की मुसव्वरी को तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उसकी शायरी नहीं पढ़ते, क्योंकि उसने अपनी शायरी में उसका जो फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा ख़त्ताती और वो सारा कुछ, या फ़लसफ़ा मुसव्वरी, वो बयान कर दिया है। ख़वातीन व हज़रात, एक मुसव्विर हैं, उनका नाम है बैंक्सी। शायद आपने नाम सुना होगा। ये बैंक्सी क्या है, नोबडी नोज़, किसी को पता ही नहीं कौन है। बंदा है, जिन है, भूत है, परीत है, उसके वजूद की कोई डेफिनेशन है ही नहीं, लेकिन वो इस वक्त दुनिया के बड़े मुसव्वरों में शुमार होता है। कब हैं रवश आम के लिखने वाले, हरफों को हैं दिल थाम के लिखने वाले, तख्ती पे शबाना रोज़ खून दिल से, हम तो हैं तेरा नाम लिखने वाले। आशिक के लिए रंजो अलम रखे हैं, शाहों के लिए ताजो अलम रखे हैं, मेरे लिए क्या चीज़ है मैंने पूछा, आई ये सदा लौह कलम रखे हैं। अच्छा, उसके दौरान ऐसे ही, क्योंकि मैं 15-20 वो मार्कर ले आया था, तो मैंने कहा कि हजूर वो जी चाहा कि भी ये भी इस्तेमाल हो जाए, 2-4 रंगों के मार्कर। मैंने कहा कि इनको इस्तेमाल नहीं किए करेंगे आप? कहने दार साहब, अगर आपके पास 100 टाइयाँ हों, इसका ये थोड़ी मतलब है कि एक सूट के साथ सभी पहन लें। वो जो है ना कि शरीर खामा निवाए सरोश नहीं है, ये शरीर खामा सुनिए। और वो उसके साथ घिसट जो थी, उसकी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, तो कहने लगे ये है सादिकैन के शरीर खामा की आवाज़। क्या बात है जी। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब को बतौर मेज़बान तो आप जानते हैं, लेकिन द वे ही कॉपीज़, जो अंदाज़ है सादिकैन साहब का, वो भी बड़ा अमेजिंग है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इतवार के दिन शाम 7:05 पर ऑन एक्सप्रेस न्यूज़ आपको ही देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम साइन आउट करें फ्रॉम द शो, आज मशहूर टेलीविज़न मेज़बान, आपको भी ऐसे शौक लगेगा, थोड़ा सरप्राइज़ होंगे आप। आमिर लियाकत साहब को 1 साल हो गया हमसे जुदा हुए और दुनिया से गए। मारूफ सियासतदान थे, बेहतरीन मुकर्रर थे, हमारे इदारे का भी हिस्सा रहे। 1 साल आज उनको बीत के हमसे जुदा हुए। ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारी, हर मैदान में बेहतरीन तरीके से लोहा मनवाया अपना, मिला जहाँ भी गए। एंड जैसा भी है, वी स्टिल फील आमिर भाई, वी मिस यू। डेफिनेटली उनका जो करियर है बड़ा उरूज पे रहा। एक टाइम उन्होंने बहुत पीक देखी जिसमें वो होस्टिंग भी करते थे, मजहबी स्कॉलर के तौर पे भी उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। अनफॉर्चुनेटली आज हम में नहीं है, लेकिन जो टीवी एंकरिंग है या इस तरह के शोज़ का जो एग्जैक्टली एक लेगेसी
लेगेसी उन्होंने छोड़ी है, बहुत सारे लोग आज भी उनकी इस लेगेसी को फॉलो करते हैं, जो कि रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से हम बात करें। बिल्कुल, मॉर्निंग शोज भी करते रहे। सो आमिर भाई की बख्शिश हमारी दुआएं हैं, आप भी उनको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, हम सबके गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए और हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी फरमाए। इस नोट के ऊपर जी इजाज़त चाहते हैं। वैसे आज मसूद राना साहब की भी सालगिरह है, ये भी आपको बता दें, फेमस सिंगर, उनकी भी आज सालगिरह है। सो इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड एंड अल्लाह हाफ़िज़।